नमस्कार छात्रों आज हम क्षितिज भाग 1 क्लास 9th की हिंदी की पुस्तक का लहासा की ओर पाठ 2 के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न अभ्यास। ये यात्रा वृत्तांत है जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। तो थोंकला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरे यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि लेखक जो थे वह पहली बार तिब्बत यात्रा पर गए एक भिखारी का भेष धारण करके, तो भी उनको उचित स्थान नहीं मिला, वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिला। और जब उन्होंने दूसरी यात्रा की तो तब वह जेंटलमैन की तरह गए, परंतु उस भेष में भी उनको उचित स्थान नहीं मिला। कहाँ? तिब्बत में। क्यों नहीं मिला? आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से। इसका जो मुख्य कारण था छात्रों, संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। इसका क्या मतलब है कि जान पहचान होने के कारण ही तिब्बत के जो लोग थे वहाँ पर यात्रियों को सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। जिनको नहीं जानते थे वह उन यात्रियों को रिस्पेक्ट नहीं देते थे। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। और दूसरे तिब्बत के लोग जो थे वह शाम 6 बजे के बाद शंख पीकर मस्त हो जाते थे। शंख होता है एक मदिरापान, शराब पीकर वह मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? वहाँ पर हथियार का जो कानून था, तो हथियार नहीं रखने हैं ये कानून था, तो उस समय यात्री जो थे कोई हथियार नहीं रख सकते थे ना अपने पास। तो उसके डर से उन यात्रियों को क्या डर लगा रहता था? तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। उस समय जो छात्रों तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा रहता था। उनको हमेशा अपने डाकू जो लोग थे वे रास्ते में लूट लेते थे, उसका डर रहता था। वहाँ के लोग जो थे आत्मरक्षा के लिए खुले आम घूमते रहते थे और अपनी रक्षा के लिए वहाँ पर वह खुलेआम घूमते थे वहाँ के लोग। और वहाँ अनेक निर्जन स्थान हैं। निर्जन बिल्कुल सुनसान जगह है, स्थान है, प्लेस हैं जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता। जो डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको किसी बात की कोई भी डर नहीं रहता वहाँ पर कि कोई पुलिस आएगी या कुछ है। वह यात्रियों को आसानी से लूट लेते थे। ऐसे स्थानों में पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता है। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते हैं और फिर उससे माल लूटते हैं। पहाड़ों के रास्ते जो होते हैं वह बिल्कुल सुनसान होते हैं। वहाँ पर चोर डाकू जो होते हैं वह छुपे रहते हैं जंगलों में, और जो कोई अकेला यात्री वहाँ से अनजान गुजरता है उन डाकुओं का भय लगा रहता है कि कहीं वह डाकू ना आ जाएं और हमें लूट कर ना ले जाएं। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? या पिछड़ गया? क्यों पिछड़ा था? तो लेखक लंकोर के मार्ग में
लंकोर जो है प्लेस का नाम है। वहाँ पर उस रास्ते में वे में अपने साथियों से निम्न कारणों से पिछड़ गया, मीन बिछड़ गया। क्यों बिछड़ा था? क्योंकि घोड़ा यह प्रिंटिंग में गलती है। घोड़ा जो था वह घोड़ा सुस्त पड़ने से लेखक अपने जो साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। वह दूसरे रास्ते 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया और फिर वापस आकर दूसरे रास्ते पर गया। मीन एक बार भूल गया और फिर से, प्रिंट में बहुत गलती हुई है सर, सॉरी, प्रिंटिंग में गलती है। तो दूसरे जो रास्ते थे उसके ऊपर आना पड़ा उसको, तो वह अकेले भटकता रहा। फिर उसको टाइम लग गया और बिछड़ गया अपने साथियों से। लेखक का घोड़ा जो था वह धीरे धीरे चल रहा था, मीन बहुत तेज नहीं चल रहा था, ऐसे नाम मात्र ही चल रहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था उसने दूसरी बार रोकने का प्रयास? क्योंकि शेखर बिहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, मीन उनके जान पहचान वाले वहाँ पर बहुत रहते थे, जिनके पास जाकर सुमति जो क्या करते थे, गंडा बांटते थे। गंडा होता है बच्चों एक मंत्र फूंक कर बनाया गया गांठ युक्त कपड़ा। गंडा किसको बोलते हैं? मंत्र फूंक कर बनाया गया गांठ युक्त कपड़ा, उसे गंडा बोला जाता है। तो बोध गया से लाए गए इन गंडों को बांटने में अधिक समय लगता था। बोध गया से जो गंडे लाते थे वो बांटते थे, और इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। दूसरी बार लेखक को शेखर बिहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गई थी। मीन बुद्ध के वचनों का जो अनुवाद करना था उसके संबंधित 103 पोथियाँ मिल गईं, और इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान के लिए मीन ज्ञान बांटने के लिए समय की आवश्यकता थी, और लेखक उस समय उनके अध्ययन में रम गया था, मीन उनके अध्ययन में ही डूब गया, गहन स्टडी किया उनको समझने में, किसको? बुद्ध की पोथियों को। इसलिए उसने दूसरी बार रोकने का प्रयास ही नहीं किया। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब लेखक को पहाड़ी रास्तों से यात्रा करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वह कौन सी कठिनाइयाँ थी? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैसे? लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। उसे भिखमंगों के भेष में यात्रा करनी पड़ी। उसे ये यात्रा डाकुओं के भय के साए में यात्रा करनी पड़ी। मीन उसको रास्ते में डाकुओं का ही डर लगा रहा कि कहीं आकर लूट ना ले, और उसका जो घोड़ा था वह सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया था। और भी अनेक कठिनाइयाँ हैं पाठ में, उनको आप उनमें से भी लिख सकते हैं। जितने नंबर का प्रश्न उतने नंबर के पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। कि जब लेखक ने पहली बार तिब्बत की यात्रा की, तो उस समय के बारे में बताना है कि उस समय तिब्बती समाज जो था वह कैसा था। तो इस यात्रा वृतांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थीं। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर, निम्न श्रेणी के जो भीख मंगे होते थे उनको नहीं देती थी, और किसी के घर में आ जा सकता था, कोई भी किसी के घर में
आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय क्या करता था? मदिरापान करके मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। वो अगाध होता है, बहुत विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। और गंडों का अर्थ मैंने पीछे बताया भी है कि कोई भी जैसे आपके गांव में भी होगा झाड़ फूंक करने वाला, मंत्र पढ़ने वाला, उसी प्रकार वहाँ पर तिब्बत में गंडे भी बोला जाता है उनको, जो मंत्र फूंक कर बनाया गया गांठ युक्त कपड़ा होता है। तबीयत बांधते हैं, जैसे हमारे तो जो तवीज़ होता है वो बांधते हैं कपड़े के गंठे में, उसी तरह का होगा कुछ। तो वहाँ पर समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था तिब्बत में, जब लेखक ने यात्रा की थी तिब्बत की। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको उचित बताना है कि कौन सा सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, या लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, और या फिर पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छापा गया था। क्या हुआ था इनमें से? तो हुआ था लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लीन हो गया था, उसमें पढ़ने में मस्त हो गया, रम गया था। गुजराती भाषा का शब्द है रमना। प्रश्न नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। उनमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स रही होंगी उनका पता चलता है। तो छात्रों, यहाँ पर नंबर 1 है कि सुमति मिलन, मैं कुछ ही लिख रही हूँ, और भी बहुत सारी हैं, पाठ में से आप ढूंढ सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती हैं, या आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है। सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। उनकी जान पहचान बहुत थी। सुमति अपने यजमानों को बोधगया से लाए गए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे, और बोधगया से वो लाते थे गंडे और उनको बनाकर देते थे, और उनसे क्या लेते थे? दक्षिणा लेते थे। और उसके सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे। जो सुमति थे वह क्या करते थे? ये जो यजमान है वह यज्ञ करने वाले लोग होते हैं। यजमान किसको बोला जाता है छात्रों? यज्ञ करने वाले लोग, व्यक्तियों को होस्ट जो होते हैं, यजमान, है ना। तो ये हिंदी का वर्ड है और इंग्लिश का है होस्ट। अनुचित लाभ उठाते थे उनसे, पर इसकी जो लाभ की थी, खबर थी, न्यूज़ थी, वह उन लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। कौन? सुमति जो थे वह बौद्ध धर्म में, कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म में बहुत गहरी आस्था रखते थे वो। प्रश्न नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष, यहाँ पर भी रॉन्ग है, भेष एक रूप धारण कर लिया था। ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है या अनुचित विचार व्यक्त करने हैं, आपको अपने विचार देने हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे दे सकते हैं कि ये बात सच है कि हमारे जो आचार व्यवहार के तरीके जो हैं वेशभूषा के आधार पर ही तय होते हैं। हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उसके कपड़ों को देखकर ही और उसके व्यवहार को देखकर ही रिलेशन बनाते हैं। इंडिया में ऐसा अक्सर होता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं, उसको नहीं अपनाते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं। लेखक भिखमंगों के भेष में यात्रा कर रहा था। लेखक ने कौन सा रूप धारण कर रखा था? भिखमंगों का। उस भेष में वह यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे ये अपेक्षा नहीं थी
कि वह उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा कि या शेखर विहार का जो भिक्षु हैं उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। उसका मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। यहाँ लेखक बोल रहा है कि यहाँ जो लोग वेशभूषा को देखकर व्यवहार करते हैं वह ठीक बात नहीं है। हमें व्यवहार सबके साथ एक जैसा ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी वेश में अपने देश में आ सकता है ना। तो अच्छे से बात करोगे सबसे रिस्पेक्ट से तो ही कोई हमें याद कर रखेगा। अनेक संत महात्माओं और भिक्षु साधारण जो वस्त्र पहनते हैं, जो संत महात्मा होते हैं वह तो साधारण वस्त्र में ही घूमते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, मीन अच्छे विचारों वाले होते हैं, पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं। और परंतु ये बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर ही उसके भले बुरे की पहचान करते हैं। प्रश्न नंबर 10, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। अब उसमें डिफरेंट बताना है कि हमारे जो राज्य है, आप जिस राज्य में छात्रों रह रहे हैं, वो आपका जो घर है उससे और तिब्बत में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके आधार पर ही उत्तर लिखना है। तो यात्रा वृतांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से अलग लगता हुआ देश है। कहाँ है तिब्बत? भारत और नेपाल से लगता हुआ देश, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। मीन वहाँ पर प्रतिबंध था, रोक थी, वहाँ पर आ जा नहीं सकते थे। ये स्थान जो है वह समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर है। ये क्या है? 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान हैं और ख़तरनाक हैं। यहाँ एक और हज़ारों बर्फ़ से ढके सफ़ेद, मीन बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ तो सफ़ेद ही नज़र आते हैं ना। कहीं पहाड़ों की सैर में गए होंगे आप, कहीं टीवी में भी देखते हैं, पहाड़ दिखाते हैं, तो वहाँ पर कैसे पहाड़ हैं? श्वेत शिखर हैं, ऊंची। तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ़, भीटे क्या होता है? जिन पर बहुत कम बर्फ़ रहती है, जहाँ विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर माथा जलता है। मीन सूर्य की तेज़ किरणें होती हैं तो हम उनका फेस टू फेस सामना नहीं कर सकते। सिर्फ हमें क्या है, बहुत गर्मी लगती है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं। ये स्थिति हमारे राज्य या शहर से पूरी तरह भिन्न है। ये जो स्थिति है, ये जो हमने देखा कि पहाड़ों का जीवन, जो पहाड़ों का प्राकृतिक मौसम होता है, वह मैदानी इलाकों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। प्रश्न नंबर 11, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। अब यात्रा वृतांत क्या है? कौन से साहित्य की विधा है? गद्य। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य, एक कहानी, उपन्यास, ये अलग अलग विधाएं हैं हमारी हिंदी में। तो ये कौन से की है यात्रा वृतांत? गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है, ये बताना है आपने। तो आप अपनी पुस्तक के सारे पाठों को देखो कि दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ये कौन सी विधा है? कहानी। ल्हासा की ओर राहुल शंकरत्यायन का यात्रा वृतांत, जो आज हम पढ़ रहे हैं। आगे आने वाला है उपभोक्तावाद की संस्कृति, वह क्या है? निबंध है। सांवले सपनों की याद, नाना साहब की सांवले सपनों की याद जो है एक रेखा चित्र है। और नाना साहिब की पुत्री देवी,
मैना को भस्म कर दिया गया। ये क्या है? रिपोर्ताज है, रिपोर्ताज है, रिपोर्टर है, मीन रिपोर्टर ने रिपोर्ताज है। और प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक, हंसने वाला ही लिखा हुआ व्यंग्यात्मक है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। और एक कुत्ता और एक मैना क्या है? निबंध है। ये पाठ अन्य विधाओं से लिए इसलिए अलग हैं क्योंकि ये यात्रा वृतांत हैं जिसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। ये उसकी यात्रा का अनुभव है, मीन उसने जो देखा, जो अनुभव किया, उसने फील किया, वही उसने लिखा है। मानव चरित्र का चित्रण जैसा कि अन्य विधाओं में होता है, उसने जो देखा वही लिखा। यात्रा वृतांत जैसे घूमने जाते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ फील करते हैं, और हमें भी अपने राज्य से दूसरे राज्य घूमने जाते हैं तो वो अलग ज़रूर लगता है किसी न किसी बात में, है ना। तो आइए अब भाषा अध्ययन के बारे में जानते हैं। तो किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे। ये एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से बोलकर बता रहा है। तो आपको यहाँ से बताना है कि तारों की छाँव रहते रहते हम गांव पहुँच गए। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखिए। अब यहाँ पर एक वाक्य जो लिखा गया है, बाकी उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस वाक्य को लिखना है हमने अलग तरीके से। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो हम इस वाक्य को और इस सेंटेंस को और भी किसी ढंग से लिख सकते हैं। कैसे? पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, मीन इतना धीरे चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा खड़ा है या चला हुआ है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं। कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है तो कभी लगता था पीछे जा रहा है। ये पहाड़ी रास्तों का वर्णन है। तो ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में, अंचल होता है क्षेत्र विशेष से, मीन जो भी उसका एरिया होता है, एरिया वाइज वहाँ जो प्रयुक्त होते हैं। आपके भी जहाँ आप रह रहे हैं, आपके आसपास में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन से वर्ड बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आंचलिक शब्द। तो ऐसे ही कुछ आंचलिक शब्द जो हैं वह इस पाठ में आए हैं, यात्रा वृतांत में आए हैं। आपको ढूंढ कर लिखने हैं। मैंने कुछ लिखे हैं और भी बहुत सारे हैं। आप खुद ही चैप्टर पढ़कर आप देख सकते हैं वहाँ की लैंग्वेज, तिब्बत की लैंग्वेज, भाषा। तो भरिया, कुची कुची, गंडा, कंडे हम अपनी भाषा में अलग बोलेंगे। हम पता नहीं क्या बोलते हैं इन शब्दों को। उन्होंने अपनी भाषा के शब्द लिखे हैं। ये आंचलिक शब्द हैं क्षेत्र विशेष से, वहाँ के क्षेत्र जहाँ लेखक गया था। बीटा, थुका, थुकपा, कंजूर, खोटी आदि ये आंचलिक शब्द हैं वहाँ उस क्षेत्र विशेष से जहाँ पर लेखक घूमने गया। पाठ में कागज़ अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है, मीन उनसे हमें कुछ ना कुछ, जो भी मोटे शब्द होते हैं उनसे हमें वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं का पता चलता है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे ही कुछ और शब्द छांटने हैं हमने जो ऐसी विशेषता बता रहे हैं। इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। मुख्य, व्यापारी, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिर, अच्छी, भद्र, गरीब, बिकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली, है ना। तो ये कुछ शब्द थे। चिरी, पतली पतली,
बत्तियाँ, चिरी बत्तियाँ। तो ये था हमारे आपके जो लहासा की ओर सेकंड चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर। अब मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। मेरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।